कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्यों डेवलप होती हैं, ये फंडामेंटल नेचर होता है जो फोर्सेस का कि नॉर्मल फोर्स जो होती है सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो क्योंकि ये ब्लॉक इसके ऊपर रखा है तो इसका वेट इसके ऊपर आएगा। भाई M2 पे सिर्फ ये N लग रही है, एक रिएक्शन आ रहा है इसके ऊपर M1 की वजह से। हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 18। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ बॉडीज इन कांटेक्ट। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वेट इन अ लिफ्ट। अगर लिफ्ट ऊपर जा रही नीचे जा रही तो हमारे वेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर नहीं देखा तो देख लेना जाके वो लेक्चर। आज बच्चों हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें कॉन्टैक्ट फोर्सेज, याद है हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉन्टैक्ट फोर्सेज क्या होती हैं, उनके एप्लीकेशन को देखेंगे। हम लोग जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस एप्लीकेशन को देखेंगे कि कॉन्टैक्ट फोर्सेज कहाँ पर आ रही हैं। उससे पहले बच्चों कुछ एक दो बातों को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो टॉपिक आज का क्या है, टॉपिक है मोशन ऑफ बॉडीज इन कांटेक्ट, कांटेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्सेस पे कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक दो बातें ध्यान में रखनी है। पहले क्या है कि कांटेक्ट फोर्सेस ही तो पता हो कि क्या होती हैं, तभी तो सॉल्व करोगे। और फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम हम जानते हैं क्या होता है। कांटेक्ट फोर्सेस में बच्चों मुझे आपको बस याद दिलाना था, पढ़ा तो हम लोग चुके ही हैं, कि अगर मान लेते हो कोई मास m किसी सरफेस पे रखा हुआ है, ये हम लोग जानते हैं, तो हमें पता है कि क्योंकि अगर अर्थ पे है तो इस पर एक ग्रेविटी जी लगेगी। इस मास का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो क्या दिखेगा कि भाई इसका वेट तो नीचे की तरफ लगेगा, लेकिन इसके इस सरफेस पे रखे होने की वजह से, इस वेट की वजह से इसके ऊपर एक रिएक्शन जाएगा। किसका? इस वाली सरफेस का, इस वाली सरफेस का। और वो कहाँ होगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जिसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स बोलते हैं या कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं इस डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करूं, फोर्स लगाऊं, तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस और एक होती है पैरेलल टू द सरफेस, जिसको हम लोग फ्रिक्शन बोलते थे। याद आ रहा है कि नहीं? फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। अगर ये ऑब्जेक्ट आगे जाना चाह रहा है तो ये पीछे की तरफ लगेगा ताकि इसका रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, उसको आगे ना बढ़ने दे। ठीक है। और ये सब हम लोग नहीं जानेंगे कि भाई कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्यों डेवलप होती हैं, ये फंडामेंटल नेचर होता है जो फोर्सेस का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कि एटॉमिक लेवल पे यहाँ पर रिपल्शन होता है एटम टू एटम, ये सब हमें जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। और मैकेनिक्स में क्योंकि हमें इस लेवल पे जाना भी नहीं है, हमको चीज़ों को ऊपरी तौर पे देखना है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं जाना है। बात समझ में आ रही है? तो ये तो हम लोग जानते हैं। अब कंसीडर बस एक चीज बच्चों करनी है, क्योंकि हम लोग फ्रिक्शन पे एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद वाला। तो यहां इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, आप फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दोगे तो हम लोग क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट फ्रिक्शन। यानी कि जितनी भी सरफेसेस आप कंसीडर करोगे वो सब क्या होनी चाहिए? वो सारी स्मूथ सरफेस होनी चाहिए। और अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो आप उसको स्मूथ ही मानोगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसको देखो जल्दी से, ठीक है, समझ गए? तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग सिर्फ इस फोर्स से डील करेंगे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ना कि इससे। अगर क्वेश्चन में दे दिया है तब तो डील करना ही पड़ेगा, हालांकि फ्रिक्शन हम लोग पढ़ेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, देख लिया। अब बात आती है, कह दो सर नॉर्मल फोर्स के बारे में तो हम जानते हैं, आपने बताया था कि वो सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पर होता है। लेकिन आपने ये क्या बना दिया? देखो बहुत सिंपल सा है, आपको मैं एक अभी पॉइंट लिखूंगा वो समझाना है। मान लो एक ये सिस्टम है। सिस्टम क्या है? एक सरफेस पे एक स्फेयर रखा हुआ है, ठीक है, एक स्फेयर रखा हुआ है और इसके ऊपर ऐसे एक रॉड है या ब्लॉक इसके ऊपर रख दी गई इस तरीके से। ठीक, अब आपसे कहा जा रहा है कि इस स्फेयर का और इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इस ब्लॉक पर फ्री बॉडी डायग्राम कहाँ कहाँ किस पॉइंट पे बनाना है वो भी मैं बता देता हूँ। कहोगे सर पूरा पूरा फ्री बॉडी डायग्राम, ये जो पॉइंट है जहाँ पर कॉन्टैक्ट हो रहा, पॉइंट ए, इस पर आपको सिर्फ जो है दोनों के ऊपर जो फोर्सेस लग रही है वो दिखानी है। ठीक है, आप कहोगे सर कांटेक्ट तो यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, सरफेस पे रखा हुआ। ये बच्चों अभी एक पॉइंट समझ जाओ, बाकी सब समझ जाओगे। तो मैं जल्दी से जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये पॉइंट बी मान लो, ये पॉइंट सी मान लो। तो हमें क्या करना है बच्चों? हमें सिर्फ ए पर बनाना है, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। मतलब हमें क्या करना है? पॉइंट ए पे फोर्सेस अगर दिखानी हो एट पॉइंट ए, तो बच्चों देखो ये हो गया स्फेयर। ठीक, स्फेयर का वेट तो नीचे की तरफ, अगर कैपिटल एम मास है तो ये mg वेट हो जाएगा कि नहीं? ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ए। तो इस पे बच्चों याद करो, हमने क्या पढ़ा था कि नॉर्मल फोर्स जो होती है सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो क्योंकि ये ब्लॉक इसके ऊपर रखा है तो इसका वेट इसके ऊपर आएगा।
तो ये इस पर एक एक्शन देगा किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस डायरेक्शन में, एन इसको हम बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन। तो ये देखो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और इस एक्शन का इसके ऊपर एक रिएक्शन आएगा, किसके ऊपर, ये एक्शन किसके ऊपर है, ये है हमारे स्फीयर के ऊपर। किसका एक्शन है, इस ब्लॉक का। लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि इस एक्शन के रिएक्शन में इसके ऊपर एक फोर्स इक्वल एंड अपोजिट एन आ जाएगी। तो जब हम इसके ऊपर दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, एक मैं डॉटेड लाइन बना दे रहा हूं। ये डॉटेड लाइन क्या दिखाएगी, ये डॉटेड लाइन दिखा रही है इस ब्लॉक को। फ्री बॉडी डायग्राम में बच्चों याद करो हम लोगों ने पढ़ा था कि बॉडी, जिसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो उसको अलग करना पड़ेगा सारे सिस्टम से। तो मैंने इस ब्लॉक को हटा दिया और इसका एक्शन इन द टर्म्स ऑफ फोर्स दिखा रहा हूं। तो देखो ये फोर्स कैसे होगी, ये फोर्स इस तरीके से होगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एन। बात समझे कि नहीं। अब कह दोगे सर ये फोर्स कहाँ जा रही है, ये फोर्स बच्चों जा रही है टूवर्ड्स सेंटर। इसको मैं सही से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए आपको। ये सेंटर है, मान लो सेंटर इसका O है, इससे एक परपेंडिकुलर डालो किसी टेंजेंट पे, ये मान लेते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ इस पे एक एक्शन आएगा N। अब आप कहोगे कि सर इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा अगर ये रॉड है, वो तो हमको समझ में आ गया, इसके ऊपर लग रहा है, लेकिन सर्किल के सेंटर पे जा रहा है ये कैसा पता चला। अरे बच्चों याद करो, हम लोग बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स जो हाई स्कूल में पढ़ते थे कि किसी भी सर्किल के आउटर सरफेस पे अगर ये क्या हो गया, ये एक तरीके का टेंजेंट हो गया कि नहीं, और ये एन जो फोर्स है ये इसका नॉर्मल है यानी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। किसी भी सर्किल के टेंजेंट पे खींची हुई परपेंडिकुलर लाइन उसके सेंटर पे आके मिलती है। तो अगर मैं आपसे कहूँ नॉर्मल फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहाँ आके मिलेगी, तो पॉइंट O पे मिलेगी। बात समझ गए। अब इसी A पॉइंट पर अगर मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसका मास कितना है, इसका मास है स्मॉल m, तो वेट आ जाएगा नीचे mg, और इस पॉइंट पर एग्जैक्ट इक्वल एंड अपोजिट आपको एक फोर्स मिल जाएगी n। बात समझे कि नहीं। कह दोगे सर बिल्कुल समझ में आ गया, इसका रिएक्शन आ गया, इसका एक्शन आ गया और ये रिएक्शन हो गया। और मैंने एक बात और कही थी कि आपको अगर ये जानना है कि आपने फ्री बॉडी डायग्राम सही बनाया है या नहीं, तो उन जितने भी ऑब्जेक्ट उनको मिलाकर देखो क्या एक्शन रिएक्शन पेयर कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो जब हम इनको मिला के देखेंगे एज अ सिस्टम होल, तो देखो एक एन इधर एक एन इधर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं। याद करो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कंबाइंड बॉडीज देखते हैं तो ये दोनों फोर्सेस जो होती हैं वो इंटरनल फोर्सेस हो जाती हैं और कैंसिल आउट हो जाती हैं, लेकिन अलग करके देखेंगे तो हमें एक्सटर्नल फोर्सेस की तरह दिखेंगे। इसको देख लो, और ये मत सोचना कि मैंने ये कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, क्योंकि पॉइंट B नहीं दिखाया है यहाँ पर मैंने, और पॉइंट C उस पर नहीं दिखाया। बात समझ लो। दिखाने को तुम दिखा सकते हो कि देखो इसका भी एक रिएक्शन N1 मान लो, यहाँ पर N2 मान लो, वो सब बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको देख लो एक बार। तो मैं बताना क्या चाह रहा था वो मैं एक पॉइंट लिखने वाला हूं, जल्दी से देखो। पॉइंट बच्चों ये लिखने वाला हूं कि नॉर्मल फोर्स की अगर जनरल एक डिफिनीशन बोले तो, या डिफिनीशन छोड़ो किस डायरेक्शन में लिखती है ये देखें, तो क्या होगा, नॉर्मल फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ऑलवेज एक्ट्स perpendicular to the tangent at point of contact। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल फोर्स होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पर अगर कोई टेंजेंट आप डालो तो उसके परपेंडिकुलर होती है। कहोगे सर ये क्या बता दिया। अरे भाई देखो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A था, इस पर टेंजेंट का मतलब, टेंजेंट की डिफिनेशन क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो सर्किल को टच करते हुए जाती है। तो यहाँ पर टच करते हुए एक ऐसी लाइन जा रही है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वही हमें नॉर्मल रिएक्शन दिखाएगी। तो इस पॉइंट पर टच हो रहा है, यहाँ पर टेंजेंट खींच दिया, नॉर्मल रिएक्शन। बात समझ गए कि नहीं। ये एक जनरल डिफिनीशन है। जैसे बच्चों देखो, अगर ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है और सरफेस पे, तब तो आप कह दोगे सर एन लग रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन मान लो कोई सर्कुलर सेक्शन है इस टाइप का, तब आप कैसे कहोगे, या कोई कर्व बना हुआ है ऐसे इस तरीके के बाउल रखा हुआ है इस पर, तो कैसे आप दिखाओगे। तो उस केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो वाला जो जनरल मैंने लाइन बोली है कि ये हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होते हैं। बात समझ गए। ये लाइन अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लो,
भूलना मत ये बात, नॉर्मल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बात समझ गए? देख लिया, इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे बढ़ने से पहले एक ये भी बात समझ लेते हैं, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर देखो दो बॉडी हैं, M1 और M2, ये दोनों मिलाकर एक सिस्टम बना रही। एक बंदा इन दोनों को धक्का दे रहा है, ठीक है, एक बंदा है, और मान लेते हैं ये फोर्स F से इसको पुश कर रहा है, इन दोनों ब्लॉक्स को पुश कर रहा है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि भाई ये दोनों मिलाकर एक सिस्टम बन गया है, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मैं यहां पर ऐसे लिखूं, अगर मैं ऐसे लिखूं, F इज इक्वल टू नेट फोर्स क्या है, F इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या होगा, M1 प्लस M2 इंटू ए, हो जाएगा कि नहीं? तो एक्सेलरेशन कितना होगा, F अपॉन M1 प्लस M2। यही बच्चों यहां पर लिखा हुआ है। अगर कोई सिस्टम ऑफ बॉडीज है, मतलब कि ऐसा सिस्टम है जिसमें एक से ज्यादा बॉडी और ऑब्जेक्ट हैं, तो आप एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हो, नेट पुलिंग ऑब्लिक पुशिंग फोर्स, वो जैसा भी दे रखा हो। मान लो इस वाले केस में धक्का दिया जा रहा है, किसी में हो सकता है खींचा जा रहा हो, पुल करा जा रहा हो, ठीक है, अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो टोटल मास इस केस में कितना हो गया, M1 प्लस M2। बात समझिए, इसको देखो। हेलो सर इसमें क्या बता दिए, तो हमको पता ही था, पता था बच्चों, लेकिन हम लोग पढ़ने वाले हैं जो चीज़, उसके लिए रिवाइज करना ज़रूरी है, ठीक है। एक जल्दी से ये एक चीज़ और समझ लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं। कह दो कि सर ये सब बता के रहो, डायरेक्ट प्रॉब्लम पे आ जाओ। वही तो बात है बच्चों, डायरेक्ट प्रॉब्लम पे आ जाओगे तो इतना दिमाग वहीं खर्च करना पड़ जाएगा कि वो समझ में नहीं आएगी। मेरा तरीका क्या है कि आप पहले ही इतने ज़्यादा टूल्स अपने पास तैयार रखो कि जब रियल प्रॉब्लम आए तो वो आपको एकदम हल्की लगने लगे, ज़्यादा टेंशन ना दे। बात समझ गए? 3 टाइप की प्रॉब्लम ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेंगी। ये जो मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट आप पढ़ोगे, 3 टाइप की प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम क्या है, पहली प्रॉब्लम है कि बॉडीज जो है वो रेस्ट पे हैं, या तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही हैं। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि या तो वो रेस्ट पे हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो, यही तो, जीरो एक्सेलरेशन। या ये जो एक नया टर्म आपको दिख रहा है इक्विलिब्रियम केस, बच्चों इसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं कि ये नया टॉपिक है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। बात समझे? बॉडी या सिस्टम ऑफ बॉडीज जीरो होती है। तो इस केसेस में आप क्या कर सकते हो, ऐसे टाइप की अगर प्रॉब्लम आ जाए तो फोर्सेस को आप किसी भी डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हो। बात समझ रहे हो कि नहीं? आप कहोगे सर फोर्सेस, आप तो कह रहे हो नेट फोर्सेस जीरो होती, नेट फोर्सेस जीरो होती ना, हो सकता है और सारी फोर्सेस तो होंगी, उनका सम जीरो होता है। तो इंडिविजुअल फोर्स को आप किसी भी डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हो। अभी इस पॉइंट को ज़्यादा आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि किस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती हैं इस चैप्टर में आपको सॉल्व करने की। तो पहली क्या है, बॉडी रेस्ट पे है या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। तो इस केस में न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि उस पर फोर्सेस लग रही हैं। अब ऐसे केसेस में जनरली बच्चों देखा क्या जाता है कि जो भी बॉडीज पर फोर्सेस लगती हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है। कैसे? एक पार्ट होता है जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में हो, और दूसरा पार्ट होता है जो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर हो। मतलब ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे तो उसमें ये करना हो सकता है आपको पड़े, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इन दिस केस फोर्सेस आर जनरली रिजॉल्व्ड along the acceleration and perpendicular to it। बात समझे? in the perpendicular direction net force is zero and along the acceleration net force is mass into acceleration। ये कहना क्या चाह रहा है मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। मान लो एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है और इस पर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं। मान लो F1 है, F2 है, F3 है, और हो सकता है इसका वेट भी हो, W वेट इसका लग रहा है, ठीक है, बहुत सारी फोर्सेस इस पे लग रही हैं। अब अकॉर्डिंग टू ये सिचुएशन एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो इतनी सारी फोर्सेस के डायरेक्शन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि फोर्सेस को 2 डायरेक्शन में लेके आ जाओ, यानी रिजॉल्व कर दो। एक हो जाएगा Fx और एक क्या हो जाएगा Fy, और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में नेट फोर्सेस लग रही हैं। तो Fx तो एक ही डायरेक्शन में ही है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ Fx क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। बाकी क्या y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है भाई, वो तो कह ही रहा है
इस सिनारियो के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो Fx तो हो गया मास, इसका मास कितना है, मास मान लेते हैं इसका, ये वेट मत मानो, ठीक है, इसका मास मान लेते हैं m है, m, ठीक है। तो Fx क्या हो जाएगा, Fx हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, और Fy क्या हो जाएगा, क्योंकि y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, जीरो। तो ये जब कंडीशन अप्लाई कर दोगे तो जितनी भी उसमें अननोन पूछे जाएंगे, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि पूछ ले भाई एक्सेलरेशन बताओ या किसी पर अननोन फोर्स को बताओ और फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ, तो ये सब हम लोग पता कर लेंगे। उस पॉइंट का मतलब ये था, बात समझे कि नहीं, कह दोगे सर ये तो समझ में आ गया, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, ठीक है। एक तीसरा केस भी होता है, वो भी छोटा सा केस है, इसके बारे में ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे, ये जो अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन और इस टाइप के चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ लेंगे। टेम्परेरी रेस्ट, टेम्परेरी रेस्ट का मतलब है कि बॉडी अभी जब आपको दिख रही तब तो रेस्ट में है, लेकिन जस्ट आफ्टर दैट इंस्टेंट वो चलने लगेगी, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी तो जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। ये केस दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर बच्चों एक पेंडुलम बना रखा है। पेंडुलम जानते हो ना, पेंडुलम एक थ्रेड होता है और नीचे क्या होता है, एक बॉब, जिसको बॉल ऐसे कह सकते हो, वो लटकी होती है, तो इसको क्या होता है, ये टू एंड फ्रो ऐसे मोशन करता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, अगर मैं इस पेंडुलम को खींच के इधर ले आऊँ, ठीक है, इधर ले आया इस डायरेक्शन, तो होगा क्या, जब मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा, इस तरीके से ऐसे मोशन करेगा, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा। तो जब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये जो पोजीशन होती है बच्चों, इसको एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। ये सब बच्चों नहीं पता है तो हम लोग पढ़ेंगे, चिंता मत करो, सिंपल हार्मोनिक मोशन और ये सब पढ़ेंगे तो उसमें जान जाएंगे। जब वो रेस्ट में होता है, ऐसे बस ऐसे लटका हुआ है, तो उसको बोलते हैं मीन पोजीशन, और वो जब अपने एक्सट्रीम एंड पे होता है तो उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। जब वो बिल्कुल एंड पे चला जाता है बच्चों, तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है जीरो, लेकिन एक्सेलरेशन होता है इसमें। एक्सेलरेशन कहाँ होता है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन यानी कि ये वाली पोजीशन। तो जब वो उधर जा रही है तो वेलोसिटी इसकी जीरो हो गई एंड में, लेकिन एक्सेलरेशन इसको खींच के फिर इधर ले आएगा, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन। बात समझे। तो ये देखो एक ऐसा केस है टेम्परेरी रेस्ट का, कि यहाँ पर जब होता है तो लगता है रेस्ट में है, लेकिन वो अगले ही इंस्टेंट पे चला जाता है मीन पोजीशन, फिर इधर से आगे बढ़ जाता है, फिर इधर आ जाता है। बस। और एक ये केस देख लो, एक ये केस क्या है कि बॉल पहले नीचे थी, इसको हमने ऊपर फेंका, तो जैसे ही ऊपर फेंका, अगर अर्थ पे है तो इसके ऊपर ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ लगी रहा है हमेशा। जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो अभी तो आपको रेस्ट में दिख रही है ये, लेकिन तुरंत ही जीरो होने के बाद ये क्या होगी, नीचे ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगी। तो देखो ये भी एक वैसी ही कंडीशन है कि वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं, ठीक है, समझे कि नहीं। तो तीन कंडीशन हो गई, कौन कौन सी, पहली रेस्ट में, दूसरी एक्सेलरेटेड, और तीसरी कौन सी हो गई, टेम्परेरी रेस्ट। अब कह दोगे सर इतनी कहानी बता दी, अब मेन मुद्दे पर भी आ जाओ। तो मेन मुद्दा जो है वो है बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। पहला केस हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, जब दो ब्लॉक कांटेक्ट में हो, दो से ज़्यादा भी हो सकती है, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। एक ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, दो ब्लॉक रखी हुई हैं, मान लेते हैं इसका मास है m1 और इसका मास है m2, ठीक है, कह दोगे सर बिल्कुल ठीक है, और इस पर फोर्स एक लग रही है F, ये इसको पुश कर रही है इस डायरेक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक पूरा सिस्टम है, सिस्टम में कितनी बॉडीज हैं, दो, m1 और m2, इनका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, कह दोगे सर बिल्कुल होगा, फोर्स इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में होगा। अब एक चीज़ दिमाग में आनी चाहिए, क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, बिल्कुल बच्चों सेम होगा। बॉडीज कांटेक्ट में है और धक्का दे रहे हो तो दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट होगा, सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ रही हैं, बात समझिए। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा दोनों केसेस में, क्योंकि कांटेक्ट में। अब एक बात बच्चों ध्यान में रखो, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि सरफेस को हमको स्मूथ मानना है, किसी भी तरीके का फ्रिक्शन हमें कंसीडर यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग उसको निगलेक्ट करके चल रहे हैं। तो देखो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि इस पूरे सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन बच्चों कितना होगा, बताओ, अभी पढ़ा हम लोगों ने, नेट एक्सेलरेशन होगा टोटल फोर्स या नेट पुशिंग फोर्स, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, नेट पुशिंग या पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक है, पूरे सिस्टम का। तो एक तो डायरेक्ट मेथड है, मान लो क्वेश्चन में पूछ लिया जाए बच्चों बताओ एक्सेलरेशन सिस्टम का कितना होगा अगर फोर्स इतनी लग रही हो, तो एक तो डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में आप क्या करोगे, नेट पुशिंग फोर्स F है और टोटल मास सिस्टम का कितना है m1 प्लस m2, ये आप लगा दोगे और कह दोगे भैया इतना एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। तो ये तो आपका आंसर आ गया,
यह आंसर आ गया। एक दूसरा मेथड क्या है कि आप अलग अलग ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ये देखो कि कितनी फोर्सेस लग रही हैं और उनसे एक्सेलरेशन पता करो। कहोगे सर डायरेक्ट ये वाला क्यों नहीं लगा देंगे? लगा सकते हो, अगर सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा जाए तो लगा सकते हो, लेकिन मान लो वो क्वेश्चन में कह दे कि जब बॉडीज कॉन्टैक्ट में है तो इनके बीच में लगेगी एक कॉन्टैक्ट फोर्स। अब M1 देखो क्या कर रही है, M1 M2 को पुश कर रही है कि नहीं? तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि M1 के ऊपर एक एक्शन आएगा इस डायरेक्शन में। किसका एक्शन? M2 का एक्शन आएगा, क्योंकि M2 आगे रखी हुई है और M2 इसके ऊपर एक्शन दे रही है, तो इसका रिएक्शन M2 पर आ जाएगा, वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। और ये क्यों आ रहा है? क्योंकि बॉडीज कांटेक्ट में है। बात समझो, अगर मैं आपकी जगह होता तो इसको प्रैक्टिकली भी समझने की कोशिश करता कि भैया अगर M2 ना होती तो मैं F लगाता और M1 आगे बढ़ती। बात समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन M2 है, इसलिए मुझे ये फोर्स का रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है। और रेजिस्टेंस क्यों प्रोवाइड हो रहा है? क्योंकि M2 की वजह से इसके ऊपर एक एक्शन आ रहा है N। बात समझ गए कि नहीं? और M2 आगे क्यों बढ़ी जा रही है? M2 आगे इसलिए बढ़ जा रही है क्योंकि M1 पे ऑलरेडी पीछे से धक्का लग रहा है, तो M2 के ऊपर भी एक एक्शन आएगा N। वो एक्शन रिएक्शन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उस पर जो फोर्स होगी वो एक्शन मान ली जाएगी, ठीक है। M2 का बनाएंगे तो N को एक्शन मान लो, ये इंटरचेंजेबल होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं। तो अब मैं बच्चों एक काम करता हूँ, M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, इसको देख लिया। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, फॉर M1 के लिए बनाते हैं। तो देखो बच्चों, ये है आपकी M1, ठीक है। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में हो रहा है। इधर से फोर्स कितनी लग रही है? F लग रही है। और अभी हमने देखा कि इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी N, क्योंकि हमने इसको अलग कर दिया। अब कहोगे सर आपने सिर्फ इतना ही दिखाया, ये जिस सरफेस पे रखा है उस पर भी तो एक नॉर्मल रिएक्शन नीचे से आएगा और इसका वेट नीचे जाएगा। बच्चों फिर मैं बोल रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है मैं अभी सिर्फ उस डायरेक्शन की फोर्सेस दिखा रहा हूँ। बात समझे? अगर पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली फोर्सेस भी दिखाऊंगा, एक N और M1 जी नीचे की तरफ, लेकिन उसकी क्या जरूरत है? नहीं जरूरत है। तो मैं यहां पर एक पॉइंट लिख भी दे रहा हूं, ओनली शोइंग फोर्सेस इन द ये बच्चों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने तो गलत बना दिया। इन द डायरेक्शन ऑफ ए, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, ठीक। कह दोगे सर ये समझ गए। अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, M1 इंटू ए, यही तो मास इंटू एक्सेलरेशन। और नेट फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में कितनी है बच्चों? ध्यान दो, अगर ये इधर एक्सेलरेट हो रही है तो नेट फोर्स F, अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो तो F प्लस अब ये n तो इधर की तरफ जा रहा है ना, तो माइनस का n इज इक्वल टू M1A। कह दोगे सर बिल्कुल। तो ये यहां से क्या आ जाएगा बच्चों? देखो ये आ जाएगा F माइनस n इज इक्वल टू M1A। ये इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है। कह दोगे सर समझ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर केस हम अप्लाई करते हैं M2 के लिए। हम फ्री बॉडी डायग्राम M2 का बनाएंगे, किस डायरेक्शन में? ए की डायरेक्शन में। फिर मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम फोर्सेस सिर्फ ए की डायरेक्शन में दिखाएंगे। तो M2 एक्सेलरेशन हो रहा है ए, और M2 पे बच्चों देखो कौन सी फोर्सेस लग रही हैं भाई। M2 पे सिर्फ ये N लग रही है, एक रिएक्शन आ रहा है इसके ऊपर M1 की वजह से, N। बात समझे? तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं दिखा दूंगा ये N, और तो कोई फोर्स लग नहीं रही, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो नेट फोर्स क्या हो गई? मास इंटू नेट फोर्स क्या हो गई? मास, यानी M2 इंटू एक्सेलरेशन। हो गए कि नहीं? और नेट फोर्स है कितनी? N ही तो है, तो N इज इक्वल टू M2A। इस इक्वेशन को बच्चों हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब देखो ये दो इक्वेशन दे दी हैं आपको, क्वेश्चन में M1 और M2 दिया होगा और F दे रखा होगा, तो आपसे पूछेंगे नॉर्मल रिएक्शन बताओ, कॉन्टैक्ट फोर्स बताओ या एक्सेलरेशन बताओ। तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड अगर हम बच्चों N इज इक्वल टू M2A उस इक्वेशन में रख दें तो F माइनस M2A इज इक्वल टू M1A, ये हो जाएगा कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। इसको देखो फिर आगे बढ़, देख लिया। अगर मैं M2A को इधर ले आऊँ, M2A को उधर ले जाऊँ
तो एफ इज इक्वल टू m1 प्लस m2a आ गया, या एक्सेलरेशन निकालूं तो f अपॉन m1 प्लस m2, यही तो देखो जो पहले वाले केस में बच्चों हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करा तो उसमें भी f अपॉन m1 प्लस m2 आया, और जब हमने इनको अलग अलग कंसीडर करके सॉल्व करा तब भी एक्सेलरेशन कितना आया, f अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि हम लोगों ने सही मैकेनिक्स अप्लाई करी है। अब बात आती है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉर्मल फोर्स बताओ कितनी होगी, तो नॉर्मल फोर्स कितनी है, n इज इक्वल टू m2a, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड ये अंग्रेजी लिख लेना, n इज इक्वल टू m2 और a की वैल्यू यहां पर रख दो f अपॉन m1 प्लस m2, तो ये आपको नॉर्मल रिएक्शन भी पता चल गई। बात समझे, यही आपसे पूछा जाएगा जनरली क्वेश्चंस में, यही ऐसा ही पूछा जाता है। तो इसको देख लो एक बार शुरुआत से फिर से, कह दो कि सर ये तो बहुत सिंपल था, तो सरल तो है ही है, समझ जाओगे तो ऐसा कुछ कठिन थोड़ा है कुछ। अब बात आती है कि सर मुझे एक कन्फ्यूज़न हो रहा है, और मुझे भी होना चाहिए कन्फ्यूज़न ये होना चाहिए कि सर ये बताइए ये जो M1 है क्या F और N एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। अगर तुमने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा तो मैं कुछ ऐसी, अभी टेक्नोलॉजी आई नहीं है, उन्हें बोर्ड खींच के मारता तुमको, क्योंकि ये मैं बता चुका हूं कि एक्शन और रिएक्शन पेयर अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करते हैं, सेम बॉडी पे एक्शन रिएक्शन कैसे हो जाएगा गधों। तो ये M1 है, अगर ये फोर्स लग रही है तो N जो एक्शन आ रहा है वो M2 का है, ठीक है, इसका रिएक्शन किस पे लगेगा, M2 पर लगेगा। बात समझे कि नहीं। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए आर F एंड N एक्शन रिएक्शन पेयर, तो आंसर होना चाहिए नो। बात समझ गए। बहुत बच्चे कहते हैं सर ये एक्शन आया ये रिएक्शन है क्या, अरे गधों एक्शन रिएक्शन इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हो रहा है, ये एक्शन ये रिएक्शन, या इसको एक्शन बोल दो तो ये रिएक्शन। बात समझ गए। चलो ये भी कन्फ्यूज़न दूर हो गया। बच्चों पता है मैं ये सब क्यों बताता रहता हूँ, क्योंकि मैं जब पढ़ता था तो मुझे इन सब चीज़ों में कन्फ्यूजन बहुत होता था, इसीलिए जो चीज़ें टीचर बता देता, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो समझ जाते हैं तुरंत, अरे हाँ समझ गया मैं। मेरा क्या था, मुझे हर चीज़ में पता नहीं क्यों डाउट होने लगता था, क्वेश्चन अपने आप से ही करता रहता, और ये अच्छा भी है, वो आपको हेल्प करेगा ज़्यादा सोचने में। चलो बहुत ज्ञान की बातें होंगी। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 blocks of masses 4 kg and 2 kg are placed side by side on a smooth horizontal surface। देखो स्मूथ दे दिया गया यहाँ पर, as shown in figure। a horizontal force of 20 न्यूटन, तो भैया इन पे एक horizontal force 20 न्यूटन की लग रही है, ये इसमें कह दिया गया है। is applied on 4 kg block, तो ये जैसे कि दिख ही रहा है ये 4 kg की है और ये क्या है 2 kg की है, ठीक है। क्या निकालना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, तो ईच ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। तो हमें पता है इस केस में कांटेक्ट में है तो एक्सेलरेशन दोनों का एक ही होगा, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, पहला वाला केस सॉल्व करते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डायरेक्ट मेथड अगर लगाएं, टोटल या नेट पुशिंग फोर्स, यही तो, बार बार मैं नहीं लिखूंगा, नेट पुशिंग फोर्स या पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, अभी हम लोगों ने देखा, और कितनी है 20 अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा 4 + 2, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 20/6 10 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट अगर नहीं लिखोगे तो मैं नंबर काट दूंगा अगर मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि ये किलोग्राम में है और फोर्स न्यूटन में दे रखी। बात समझ गए। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 ब्लॉक्स। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन की बात करी जाए तो ये अगर नॉर्मल रिएक्शन, अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एक चीज़ में और में कि सर ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर ही क्यों दिखाया, यहाँ क्यों नहीं दिखाया। अरे भैया ये नॉर्मल रिएक्शन ये पूरी सरफेस पे लग रहा है, बस आपको दिखाने के लिए इस पॉइंट पे ऐसे दिखा दिया जाता है। बात समझ रहे हो कि नहीं। अभी हम उस चैप्टर पे नहीं पहुँचे हैं जहाँ हम इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन निकालें, वो सब छोड़ो। तो पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी सॉल्व करना बहुत सिंपल है। अभी हम लोगों ने देखा, हम किसी एक ब्लॉक को पकड़ लेते हैं फॉर 4 kg और क्या करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम एक ही डायरेक्शन में बनाते हैं, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में क्या आ रही है 20 न्यूटन की फोर्स आ रही है और इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है। अब कुछ बच्चे एक बात ध्यान रखना, हम लोग जनरली करते क्या है, कभी कभी n कंसीडर कर लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन और फिर ये न्यूटन वाले n से कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको कुछ और टर्म भी दे सकते हो, p f जो भी आपको समझ में आए, ठीक है। और इसका मास कितना है 4 kg है कि नहीं है, देखो 4 kg है।
तो अब आपको क्या करना है, फिर वही करना है, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 20 माइनस एन, 20 इस डायरेक्शन में माइनस एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 4a। और a की वैल्यू अभी हम लोग निकाल चुके हैं, कितनी आई है a की वैल्यू, a की वैल्यू आई है 10/3 आई है कि नहीं, ये देखो 10/3। तो इसको सॉल्व कर लो, ये अगर n में उधर ले जाऊं और ये 40/3 तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3 2 60, 3 2 6, 60 माइनस 40, 20 डिवाइडेड बाई 3। तो ये देखो बच्चों नॉर्मल रिएक्शन आ गए। अब देखो इसकी यूनिट में गलत लिखने जा रहा था, यूनिट होगी न्यूटन। अब कंफ्यूजन इसीलिए होता है, इधर भी एन लिख दिया इधर भी एन लिख दिया, ये मत करना, आप पी या एफ मान लो, ठीक है, अपने हिसाब से। ये आंसर हो गया, देखा कितनी आसानी से सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। इसीलिए मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट में इतना टाइम लगा दो कि प्रॉब्लम जब आए तो वो तो बिल्कुल एकदम क्या लगने लगे, पीस ऑफ केक लगने लगे। देख लो इसको एक बार, इसको देख लो एक बार। समझ गए हम लोग, 2 ब्लॉक केसेस को समझ गए। और 2 ब्लॉक हो, 3 ब्लॉक हो, 4 ब्लॉक हो, कोई टेंशन नहीं, वो सब सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, उसमें और 1-2 क्वेश्चन समझेंगे, केस स्टडी समझेंगे। थैंक यू।